लंबे समय और लंबे इंतज़ार के बाद आज वाकई में एक बिहार में एक नई खुशी की लहर है, क्योंकि आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। यानी जनता का सरकार, जनता के अपने घरों की सरकार, जो प्रतिनिधि चुनेंगे अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, जिला परिषद क्षेत्र के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए। और ये लोकतंत्र की सबसे निचली सदन का स्वरूप है, जो डेवलपमेंट को सीधे तौर पे प्रभावित करती है या उसे एक ऐसा स्वरूप देती है जिसका हम एक नज़ारा भी हमेशा आपको दिखने को मिलता है। क्या मैं दिखाऊं अभी इस मुद्दे पे। आज चुनाव की घोषणा हुई। बिहार के 38 जिले हैं और प्रखंड 534 हैं, ग्राम पंचायत 8072 हैं। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार 9,28,09,194 बताई गई है। निर्वाचन आयोग का जो पत्र है उसके अनुसार कुल मतदान केंद्र इस बार है 1,13,891। कुल ग्रामीण मतदाता रहेंगे 6,38,94,737। पुरुष महिलाओं का अलग दिया है, अन्य के भी अलग दिए हैं। बिहार में वर्तमान में अब 8,072 पंचायत हो गए हैं। लगभग 300 पंचायत नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायतों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जिसकी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। पंचायत में जो समिति हैं 11,104 रहेंगे बिहार में। जिला परिषद 1160, ग्राम कचहरी वही 8,072, जो मुखिया का पद रहेगा सेम है। पंच और वार्ड सदस्य 1,13,307 होंगे, यानी टोटल 2,55,022 उम्मीदवारों के पदों के लिए घोषणा हुई है। इतने लोग चुने जाएंगे और मुझे लगता है कि 2,55,000 की जगह पे लगभग इसका 10 से 15 गुना या 20 गुना उम्मीदवार होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं इस बात पे कि पंचायती राज व्यवस्था की जिस मूल उद्देश्य के साथ स्थापना हुई थी, भले ही चुनाव की घोषणा आज हो गई, लेकिन पंचायतों की स्थिति और सरकार के सिस्टम का सबसे भ्रष्टम सिस्टम पंचायती राज ही कहा जाता है या माना जाता है। या यूँ कहा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद एवं राष्ट्रपति खुद अपनी जिम्मेवारी और गलतियों को जो कहा जाता है कि सबसे कमज़ोर है, उसको खूब दबाया जाता है। जाति के आधार पे, समाज में आर्थिक आधार पे या विभिन्न आधारों पे दबाया जाता है। जिसके पास पावर है वो भी बड़े बड़े लोगों को दबा देता है, चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न हो। तो ये परंपरा भारत की है और इसी दायित्व को निभाने का एक सुंदर परिपाटी पंचायती राज चुनाव है और इसकी संरचनाएं हैं। आप इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगली कुछ वीडियो में इसके बारे में लगातार आपको बताता रहूँगा कि क्या है नहीं है। आज सिर्फ इतना ही जानते हैं कि किन किन चरणों में चुनाव है। वैशाली के अंदर मैं पूरे बिहार को लेकर के अभी धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा, लेकिन आज मैं वैशाली को लेकर के बता रहा हूँ। हाजीपुर दूसरे चरण में है। पहले चरण में वैशाली के अंदर चुनाव नहीं है। जंदाहा तीसरे चरण में है, लालगंज चौथे, चेहरा चौथे चरण में है, बिद्दुपुर पाँचवें, वैशाली छठे, राजापाकर छठे के चरण में है, भगवानपुर और गुरौल 7वें चरण में है, महुआ सहदेई 8वें चरण में है, पातेपुर अकेला 9वें चरण में है, महनार 10वें चरण में है, पटेढ़ी वलसद 10वें चरण में है, राघोपुर और देसरी 11वें चरण में है। यानी कुल 11 चरणों में इस बार मतदान होना है, चुनाव होना है। डेट भी जो है वो आपको मैं बता दूं कि पहला मतदान जो होगा 24 सितंबर, फिर 29 सितंबर, फिर अक्टूबर में 8 और 20 है, उसके बाद 24 अक्टूबर है,
नवंबर में 3, 15, 24 और 29 नवंबर रहेगा, और दिसंबर में 8 और 12 दिसंबर को चुनाव होंगे। इस प्रकार से ये पंचायती राज चुनाव की एक खूबसूरत तस्वीर आप लोगों के बीच में आता रहेगा। लगभग 3 महीने का समय है। आज 24 तारीख है, अगस्त है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3.5-4 महीने के आसपास ये चुनाव खींची जा रही है। इस खींचने का मतलब कारण भी बहुत ऑथेंटिक है कि उत्तर बिहार पूर्ण रूपेण लगभग पानी में, बाढ़ में डूबा हुआ है। क्षेत्रवार कुछ चुना जा रहा है कि जहाँ पे कम बारिश हो, उस तरीके से, जैसे प्रथम चरण में हाजीपुर क्षेत्र में भी चुनाव कराना इम्पॉसिबल है, इसलिए ख्याल रखा गया है कि वैशाली में चुनाव ना हो, और इसके लिए कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में या हाजीपुर प्रखंड के क्षेत्र में जो परिस्थिति है अभी भी, वो बाढ़ से बहुत ही त्रस्त है, लोग परेशान हैं। तो बस इतना ही है कि पंचायती राज चुनाव में आप अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार रहें। मेरा एक आग्रह है आप सभी लोगों से, जो सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फैलाइए कि मैं कुछ बात और कुछ संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, यह पंचायत चुनाव देश की राजनीति को तय करता है। शायद मेरी बातें अगर समझ में आ रही हो तो समझने का प्रयास करिए। जिस भी योजनाओं का शिलान्यास इस देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करते हैं, उसका सीधे सीधे पैसा पंचायत के अंदर आ ही जाता है। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कि किसी भी उपभोक्ता को पैसा जाने से पहले उसके नामों की घोषणा उनके अधिकारी, पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों द्वारा निहित दलालों के माध्यम से लोग एक दूसरे उपभोक्ता के यहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे इंदिरा आवास में 25,000, 30,000, 50,000 तक लोग, यह कहा जाए कि बहुत सारे केस में अगर वाकई में भारत के अंदर ईमानदार सरकार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली स्टोरी जो कही जाती है, बिहार में अगर नीतीश जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जांच करवा लें, तो मुझे लगता है कि बिहार में हर पंचायत में ऐसा कुछ केस मिल जाएगा जिसमें 1-1 लाख रुपए तक प्रधानमंत्री, यानी पूर्व में इंदिरा आवास जिसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में लोग खा जाते हैं, जिसमें बहुत सारे दलाल होते हैं, जनप्रतिनिधि खुद होते हैं, और बहुत सारी स्टोरी आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे शौचालय के नाम पे जो 10-12 हज़ार रुपया सरकार देती है, उसमें भी 2,000 से 5,000, 10,000 या कहा जाए कि 12,000 भी कहीं कहीं ख़त्म हो जाता है। आप इसकी जांच कर लीजिए। इस देश में इंदिरा आवास के नाम पे जो कहानी शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आवास में तब्दील है। नरेंद्र मोदी की सरकार 7 साल बिता चुकी है और 8वें साल में है। फिर भी यह सरकार के कार्यकाल में भी यह स्पष्ट मैं कहता हूँ कि 20 से 30% घर भी आज धरातल पे नहीं बने होंगे। जांच करने के लिए मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जिसे डाउट हो, मैं हर बार कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ तथ्यों के साथ कहता हूँ, और प्रमाण लेकर आपके घरों में नहीं जाऊँगा। आप चलिए मेरे साथ, BDO, DM, DDC से आप लिस्ट मांगिए। जिस पंचायत में आप कहेंगे उस पंचायत में अब तक कितने लोगों का इंदिरा आवास मिला, किन किन श्रेणियों में मिला, किन किन सालों में मिला, उसकी सूची आप लेके आइए और चलकर हम देखते हैं क्या 20% भी घर इंदिरा आवास के या प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत बने हैं क्या शौचालय जो प्रधानमंत्री ने खुद से सीमेंट, बालू, गिट्टी लगाकर शुरुआत की, जिसके एडवर्टाइजमेंट खूब हुए, क्या शौचालय 10 से 15% या 20%, 25%, 30% करते करते शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा यह कहना कि हमने शौचालय का निर्माण किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव इस देश के निर्माण की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो जाए, हमारी जनता निष्पक्ष हो जाए, अगर जनता यह सोचती है कि
कुछ मिल जाए और वह भी खा लेती है और घर नहीं बनाती है, आधा अधूरा बनाती है। और स्थिति यह है कि सब मिल कर के खा पी के देश की संपदा और देश के विकास में बाधा पैदा करती है। यह हमारी नादानी है कि हम अपने आप को कष्ट में रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को कष्ट में रखकर जिस प्रकार से हम आज अगर कोई अनुदान मिलता है तो उसका भरण पोषण नहीं करते हैं, आप उससे निर्माण नहीं करते हैं, जिस पैसे का उपयोग जिस काम में होना चाहिए वो नहीं होता है। इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार, दलाल और एक सेगमेंट बन जाता है। धीरे धीरे वो पैसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री और उनकी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करता है। यही माध्यम होता है राजनीति का। सीधे तौर पे मैं यही कहूँगा कि दारू पे बिकना बंद कीजिए, ताड़ी पे बिकना बंद कीजिए। 500 और 200 रुपये लेकर अपने वोट का सत्यानाश मत करिए। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मजबूत करना चाहते हैं, तो आप पंचायती राज चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखाइए। इसका प्रतिफल यह होगा कि आने वाली जो सरकार बनेगी, आपकी ग्रामीण सरकार, पंचायतों की सरकार, वह आपके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर इस आपके गांव समाज के साथ एक स्वरूप ऐसा बना देगी कि जो कि देश निर्माण में भागीदारी करेगी। पैसे और पूंजी के आधार पर आने वाले लोग जो मुखिया के चुनाव, सरपंच और वार्ड सदस्य और जिला परिषद के चुनाव में आएंगे, वैसे लोगों को आप दरकिनार करें। अपने गांव समाज के ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास करिए जिनके पास पैसे न हो लेकिन वह ईमानदार हो। ऐसे लोग जो निष्पक्षता के साथ कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, नवयुवकों के साथ आइए। सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि हम आरक्षण भोगी नीतियों में ही विश्वास करते हैं। 2 रुपये चावल और 4 रुपये अनाज के नाम पे देश को बांटने वाली भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से जो खेल खेल रहे हैं उसका परिणाम घातक होगा। वही नीतीश कुमार ने भी 50% आरक्षण के रूप में महिलाओं को दिया। अब महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब यह हो गया कि उनके पति एमपी हो गए। कोई संसदीय जीवन में जीतता होगा, संसद के एग्जाम चुनाव में आता है, तब जाकर के वो एमपी कहलाता है। लेकिन हमारे मुखिया पति यानी एमपी कहलाने लगते हैं। हमें दुख है कि ऐसी व्यवस्थाओं में हम अपने आप को समाहित कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। हम मुखिया के पति को भी मुखिया जी कहकर पुकारते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से दूर हटिए। एक वार्ड सदस्य भी चुनिए तो ऐसे लोगों को चुनिए जो वाकई में आपके लिए हितकर हो। आप अगर विकसित होते हैं, आप कुछ रोजगार करते हैं, आप अच्छे घरों में रहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से शौचालय में जाते हैं, एक तो आपका मन साफ होगा। आप यह देखते हैं कि जातिवाद की जिस तरीके से नींव सरकारी व्यवस्थाओं के तहत रखी जाती है, इसका परिणाम यह है कि नीतीश, लालू और जो भी पारिवारिक धरोहर या जो लोग कहीं सेट हो गए किसी माध्यम से राजनीतिक में, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी हो, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, इनकी मंशा ही नहीं है कि हम साफ सुथरे तरीके से काम करें। इसलिए जातिवाद का बेरी जोर तोड़ से लगाया जाता है ताकि समाज को हम टुकड़े टुकड़े में रखेंगे, तभी समाज हमारे साथ आगे पीछे करता रहेगा। तो पति वाले सिस्टम में से दूर हटिए। एक ऐसी महिलाओं को भी चुनाव में जिताइए जो महिला अपने घरों से निकल करके खुद नेतृत्व कर सके। ऐसे लोगों को मत चुनिए जिनकी बहु बेटियां आती होंगी, बहु बेटियों के नाम पर चुनाव जीतते हैं और अपने ससुर और पिता चुनाव का मजा लेते हैं। अगर जेल जाने की बात होगी तो वो अपने खुद उनकी बेटी और पुतो नहीं जाएगी जेल, या किसी के पति जेल नहीं जाएंगे, उसकी पत्नी जेल जाएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए शोषण का विषय है या नीतीश कुमार जी का बहुत ही खराब फैसला है। मैं अपने इस संदेश में यह मैसेज देना चाहता हूं कि इस सिस्टम को अगर मजबूत, वाकई में आरक्षण 50% महिलाओं को देना है, तो इस सिस्टम को बदलने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। आपके BDO, CO, चाहे जो भी अधिकारी जो अपनी बैठकों में ऐसे पतियों को बैठने देते हैं, उनके साथ दलाली करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं और उनके माध्यम से लूट खसोट का एक माध्यम बनाते हैं, जो
बहुत ही घटिया और एक निम्न स्तर की बातों पे जाकर के रुकता है, जिससे हमारा गांव समाज आज तक विकसित नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए कि हम एक बेहतर पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करें और पंचायत का निर्माण करें। मेरा जो संदेश है वो उन सभी लोगों के लिए है जो सुन रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, सिस्टम हो या आम आदमी हो जो वोट डालने जाएगी। जो चुनाव लड़ रहे हैं वह भी ध्यान रखें कि हम ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप किसी जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, आपको आरक्षण मिला है, तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी लागू करिए ताकि आपका घर महल बन जाए और दूसरे का घर झोपड़ का भी झोपड़ी वो खत्म हो जाए। तो इसलिए एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी ईमानदार भूमिका का परिचय दीजिए, ताकि आपके परिचय से देश का परिचय होगा। पंचायती राज व्यवस्था देश का सबसे अहम कड़ी होता है। सारी योजनाएं और सारे फंड आपके माध्यम से ही जमीन पे आते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए, आम लोगों का सहयोग लीजिए और एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।